हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो क्या आपने डीआई की बहुत प्रैक्टिस कर रखी है? घंटों घंटों आपने मैराथन वीडियोस देखे हैं, घंटों घंटों की घर पे भी प्रैक्टिस करी है, लेकिन फिर भी डीआई के सवाल आपके बनते नहीं हैं। आपको समझ में नहीं आता गलती कहाँ हो रही है। मैं तो पढ़ाई भी बहुत कर रहा हूँ, दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प भी बहुत है कि मैथ्स को अच्छा करूंगा, डीआई को अच्छा करूंगा, लेकिन फिर भी डीआई में पता ही नहीं चल रहा कि गड़बड़ी कैसे हो रही है और क्या चीज ठीक करेंगे तो मेरे डीआई के सवाल बनने लग जाएंगे। तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि हम यहाँ पे तीन ऐसे डीआई के नियमों की बात करेंगे, या इन नियमों को हम तीन ऐसे क्वेश्चन से देखेंगे। अगर इन क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई, आपको कुछ सब कुछ समझ में आ गया, तो उसके बाद डीआई में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 90% से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप बड़े आराम से कर लोगे, उसके पैटर्न बड़े आराम से समझ जाओगे, केवल इन तीन नियमों को या तीन प्रकार के क्वेश्चंस को समझ के। तो गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, हम टू द पॉइंट कोर कंसेप्ट की बात करते हैं, बिना बातों को बढ़ाए चढ़ाए और 10-10 15-15 घंटे की मैराथन किए बिना हम लोग कम से कम समय में जो फंडामेंटल्स है, जो नींव है, उसको मजबूत करते हैं, ताकि आप जब घर पे बैठ के घंटों घंटों प्रैक्टिस करें तो आपको पता हो कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आंखें बंद करके बस करते ना चले जाएं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इन तीन नियमों को की बात करने वाले हैं, जिस पे बेस डीआई में हर बार जो होता है, जब भी डीआई का सवाल आएगा, भले उसका डेटा अलग हो, लेकिन ये तीन नियम अगर आपको आ गए तो इन्हीं के हिसाब से आपके क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो आप दूर से देख लीजिए, ऊपर आई बटन को क्लिक करके, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे केवल और केवल 1% का जो फॉर्मूला है, उसी से प्रॉफिट एंड लॉस के भी सवाल आते हैं, उसी से इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टाइम के भी सवाल आते हैं, और उसी फॉर्मूले से आप डेटा इंटरप्रिटेशन को भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं देखा है तो, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखा है, बाद में जाकर के उस वीडियो को देख लेना, ऊपर आई बटन पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने यही कोशिश की है कि केवल एक फॉर्मूले से आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएं। और आज हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। हमने जो परसेंटेज फॉर्मूले की बात करी थी, उसमें दिखाया था कि ये हर जगह पे कैसे काम करता है। आज हम डीआई पे स्पेसिफिक बात करेंगे, और कैसे परसेंटेज का सवाल तीन तरीके से घूम फिर के आपको पूछा जा सकता है, ये आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, डेटा जो दिया होता है उसे कैसे समझें, सब कुछ आज आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने भैया ये फ्री प्लेलिस्ट जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर बना करके दी है, अगर आपने नहीं देखी है, लाइन से सारी देख डालो, टू द पॉइंट है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, और पेपर वन जो है चुटकियों में आपका पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ, पूरा रिविजन आपका जो है फ्री में यूट्यूब पे हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट जरूर से चेक करना इस वीडियो के बाद। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले लगाना, तो टेलीग्राम पे मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूँ दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, वो आपको दिन में 2 बार मिलती है। अपना स्कोर भी आप दोस्तों से वहां पे शेयर कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी आप यहाँ पे कम्युनिटी में हमारी पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छी हमारी इंटरेक्टिव कम्युनिटी है, इसका पार्ट जरूर से बने, ये भी फ्री है। और इसके अलावा पेड सर्विसेज की बात करें तो भाई, टेस्ट सीरीज जरूर से ले लो, एग्जाम आने वाले हैं, यहाँ पे हर सेक्शन के आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वाला पेड पार्ट है, बाकी जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो फ्री है। अगर आप पेड नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ्री भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ कभी कि आप ले लो। लेकिन हाँ, सेक्शन वाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिले, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और डिस्काउंट भी करंटली चल रहा है, बहुत ज्यादा जो है जेब पे भी है भारी नहीं पड़ेगा, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे जरूर से संपर्क करें। ओके, तो हम इन तीन रूल्स की बात करते हैं, और इन तीन रूल्स को हम तीन क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चंस परसेंटेज पे यानी प्रतिशत पे बेस्ड हैं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई, टेबल में क्या दिया है समझ में आ गया, तो आप समझ लो ये जो पैटर्न है ये आपका लगभग हर डीआई के सवाल में रिपीट होगा, और सारी कंफ्यूजन जब आपकी खत्म हो जाएंगी तो आप आराम से डीआई के सवालों को लगाने लगेंगे। एनीवे, सबसे पहला सवाल देखते हैं, सबसे पहला रूल देखते हैं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए जहां पे आपसे परसेंटेज ग्रोथ के बारे में पूछा जाए, तो इन सवालों को हमें कैसे हैंडल करना होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को देखेंगे। अब जो रियलिटी में आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा, उसमें ऐसे 3-4 नंबर नहीं लिखे होंगे, बट सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको लॉजिक समझाने के लिए, हम सवालों को कैसे हैंडल करते हैं समझाने के लिए मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया है, ताकि आपका फोकस बना रहे, चीजें आपको समझ में आए, कम कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई दें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़े।
सेम यही चीज को हम लोग लंबे सवालों में भी प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी यहां ऐसे इजी डेटा के साथ समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले इस डेटा पे आप ध्यान डालो बच्चों। यहाँ पे क्या है, ईयर दिया है 2012 और 2013, और यहाँ पे 2012 और 2013 की सेल्स दी है, यानी बिक्री दी है, मान लो किसी कंपनी की या किसी दुकान की। यहाँ दिया है 2012 में जो बिक्री हुई कितने रुपए की हुई, 2000 रुपए की हुई, और 2013 में जो बिक्री हुई वो 6000 रुपए की हुई। वेरी वेरी इजी है ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेल्स में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है या जो परसेंटेज ग्रोथ हुई है 2012 से 2013 तक, वो कितनी हुई है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है, ये आपके लगभग हर सवाल में घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा सेल्स का ले लिया, कहीं पे आपको कॉलेज के एडमिशन का डेटा दे दिया जाएगा, कहीं पे आपको जीडीपी का डेटा दे दिया जाएगा, कहीं आपको गर्ल्स के एडमिशन का, बॉयज के एडमिशन का, स्कूल में ऐसे कुछ डेटा दे दिया जाएगा। मतलब टॉपिक बदल जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये चीज आपकी आनी ही आनी है आपके डीआई के सवाल में, परसेंटेज ग्रोथ निकालना आपको आना चाहिए। कह रहा है 2012 के ऊपर 2013 में कितने प्रतिशत जो है सेल्स की वृद्धि हो गई है, कितने रुपयों की वृद्धि हो गई है बिक्री में। तो इस सवाल को करने के लिए ध्यान से समझो कि पहले 2012 में हमारे कितने रुपए की सेल्स हुई थी, मान लो 2000 रुपए की सेल्स हुई थी, और 2013 में कितने की सेल्स हो गई है, 6000 रुपए की सेल्स हो गई। सबसे पहले आपको नंबर्स के टर्म में ज्ञात करना है कि वृद्धि कितनी हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों नंबर्स को आप घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रोथ मिल जाएगी। तो अगर 6000 में से हम 2000 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 रुपए की ग्रोथ आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारी बेस वैल्यू है या जो मेन वैल्यू है वो 2000 है, इसमें जो वृद्धि हुई है, इस मेन वैल्यू में जो वृद्धि हुई है यानी कि जो पार्ट वैल्यू है वो 4000 है, और जब 2000 में 4000 जुड़ गया है तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई है वो 6000 आ गई, है ना। तो इस सिचुएशन में जो ग्रोथ पर, अब हमें क्या करना है, हमें प्रतिशत निकालना है। अब हमें नंबर सारे पता है, अब हमें रुपए के रूप में सारे आंकड़े पता है, हमें क्या करना है, इनको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, परसेंटेज जब मैंने आपको पढ़ाया तब भी बताया कि जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है किसी एक हिस्से का तो उसका फॉर्मूला होता है पार्ट वैल्यू इंटू 100 अपॉन मेन वैल्यू। तो यहां पार्ट वैल्यू क्या है, पार्ट वैल्यू है यहाँ पे 4000, 4000 को हम 100 से गुणा करेंगे और जो हमारी मेन वैल्यू है यानी कि 2000 उससे हम भाग दे देंगे। तो जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 200% वृद्धि हुई है। कैसे हुई है 2%, भाई 2000 रुपए हमारी सेल्स हुई थी, अगले साल क्या हुआ, हमारी सेल्स बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 4000 रुपए हो गई, यानी कि अपने का 2 गुना हो गई। तो 4000 2000 का 2 गुना होता है। जब कोई चीज अपने डबल हो जाती है या अपना 1 गुना बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं 100% वृद्धि हो गई, और जब कोई चीज अपने ही अमाउंट का 2 गुना बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं 200% वृद्धि हो गई। तो 2000 से 4000 कॉमन सेंस के बेसिस पे भी समझ में आता है 200% ही होगा, बट अगर आपको इतना नहीं भी आता है तो आप फार्मूला लगा के भी आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको परसेंटेज ग्रोथ निकालने आ गया कि शुरुआत की जो वैल्यू है और आखिरी की जो वैल्यू है इनको आपस में हमेशा माइनस करना होता है, और इनमें जो भी अंतर आएगा उस अंतर को 100 से गुणा कर देना है, और जो पहली वैल्यू होगी, शुरुआत की वैल्यू होगी, उससे भाग दे देना है। और ये ग्रोथ परसेंटेज आपका निश्चित रूप से इस बार भी आएगा। डीआई के सवाल में और कुछ होता नहीं है, घुमा फिरा के वही बातें शब्दों को बदल बदल के पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको ग्रोथ परसेंटेज निकालने आ गया कि कितनी ग्रोथ हो गई है। अब ये दूसरे प्रकार का नियम या दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे हमको एक और कंसेप्ट जो है बहुत बड़ा क्लियर होगा, और ये भी कंसेप्ट रिपीट होता है और पक्का होगा इस बार आपके क्वेश्चन में। द सेल्स इन 2013 आर व्हाट परसेंट ऑफ द सेल्स इन 2012। कह रहा है 2013 में जो सेल्स हुई है वो 2012 की सेल्स का कितना प्रतिशत है ना। तो किस, यहां पे बेस वैल्यू आपको पहचानना पड़ेगा क्या है। कह रहा है 2013 में जो सेल हुई है वो 2012 की सेल का कितना प्रतिशत है, ऑफ द सेल्स ऑफ 2012।
तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एक संख्या का दूसरी संख्या पे प्रतिशत निकालना होता है, और ये भी पैटर्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है और इस बार भी पक्का आएगा आपके सवालों में, ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले बेस वैल्यू या मेन वैल्यू को प्राप्त करना होता है, यानी कि प्रतिशत जो है किस वैल्यू के ऊपर निकाला जा रहा है। तो इसको हम पता करते हैं ऑफ या का को देख के। तो किसका प्रतिशत निकाला जा रहा है? 2012 की बिक्री का प्रतिशत निकाला जा रहा है, ऑफ द सेल्स ऑफ 2012। तो अब क्योंकि ऑफ लगा है 2012 की सेल से पहले, तो ये इसका मतलब ये हमारी मेन वैल्यू कह रहा है। 2013 की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये 2012 की वैल्यू का कितना प्रतिशत है। तो जब ये वैल्यू हो जाएगी तो फॉर्मूला सेम वही लगेगा कि 6000 को हम 100 से गुणा कर देंगे और 2000 से भाग कर देंगे, क्योंकि ध्यान देना जो भाग में वैल्यू आती है वो हमेशा बेस वैल्यू या मेन वैल्यू आती है, जिसके कि ऊपर प्रतिशत निकाला जाता है। तो जब हम ये करेंगे कि 600 को 100 से गुणा करा और 2000 से भाग कर दिया, तो हमें ऐसे ये पता चल जाएगा कि जो 6000 रुपए हैं, जो 2013 की जो सेल्स है, वो 2000 रुपए यानी कि जो 2012 की सेल्स है उसका कितना प्रतिशत है? उसका 300% है, यानी कि 3 गुना है। तो ये चीज समझ में आ गई। जब भी दो संख्याओं का आपको प्रतिशत पूछा है, और अक्सर पूछा जाता है, लंबी सी टेबल होगी। अब मैंने तो यहाँ पे 2012 और 2013 के बीच का प्रतिशत पूछ लिया। मान लीजिए आपको डेटा दिया है 2012 से 2020 तक का, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये जो 2020 की वैल्यू है, जो 2020 में सेल्स हुई है, वो 2012 का कितना प्रतिशत है। तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा अगल बगल की वैल्यू दी जाए, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आपका बीच में गैप भी बहुत हो सकता है। इसमें आपको बस यही करना है, शुरुआत की वैल्यू लेनी है, और मान लो यहाँ 2020 लिखा होता तो आखिरी की वैल्यू लेनी होती, और आखिरी की वैल्यू को 100 से गुणा करके जो आपकी बेस वैल्यू है जिसका आपको प्रतिशत निकालना है वो भाग में रख देना होता है। सिंपल इतना सा काम आपको करना होता है। अब थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप तीसरा नियम देखेंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है सेकंड वाली चीज और तीसरी वाली चीज सेम ही लगे, लेकिन सेम नहीं है। अंतर समझ गए तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और उसके बाद कभी गलती नहीं करोगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। The sales in 2012 are what percent of the sales in 2013? कह रहा है 2012 में जो बिक्री हुई है वो 2013 में जो बिक्री हुई है उसका कितना प्रतिशत है। तो यहां पे उल्टा कर दिया है सवाल को। पिछला सवाल क्या था? 13 वाली सेल 12 वाली का कितना प्रतिशत है। यहां उल्टा कर दिया, यहां कह रहा है 12 वाली सेल जो है वो 13 वाली सेल का कितना प्रतिशत है। तो कौन किसका प्रतिशत है, इसमें कंफ्यूज मत होना। हमेशा ध्यान से डिटेक्ट करना कि यहां बेस वैल्यू या मेन वैल्यू क्या रखी जाएगी। तो जिस भी वैल्यू में ऑफ लगा है या का लगा है वो बेस वैल्यू है और वो हमेशा इक्वेशन में नीचे आती है। जैसे यहां पे किसका हमको प्रतिशत निकालना है? 2013 वाली सेल्स का प्रतिशत निकालना है। तो इस जगह पे ये मेन वैल्यू होगी, 2000 मेन वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में 2000 ऊपर आएगा जिसे 100 से गुणा करेंगे और बेस में 6000 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और इससे हमारा आंसर जो है 33.33 आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 2012 की जो सेल्स है वो 2013 की सेल्स का 33.33% है। कंफ्यूज हो गए? फिर से दूसरे और तीसरे को देखो और डिफरेंस समझने की कोशिश करो। यहीं पे तुम गड़बड़ी करते हो कि मेन वैल्यू को भी कुछ भी मान लेते हो जो दिया होता है और उसी से सवाल को कर देते हो। तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरे सवाल में पूछा था 2013 वाली सेल्स जो है वो 12 का कितना प्रतिशत है, और तीसरे में पूछ रहा है 12 वाली सेल्स जो है वो 13 का कितना प्रतिशत है। तो संख्याएं पलट गई हैं और उस वजह से नीचे जो नंबर आएगा और ऊपर जो नंबर आएगा वो भी पलट जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं या आप लोग कभी समझ नहीं पाते। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो भाई, आप जितनी मेहनत कर लो, 15 घंटे की क्लासेस, 16 घंटे की क्लासेस, उससे आप प्रैक्टिस को कवर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, अभ्यास एक ऐसी चीज है जो आपको अपना अकेले ही करनी पड़ेगी। कोई आपको कहता है ये वीडियो देख लो DI हो जाएगा, वो गलत है ना। आपको कंसेप्ट कोई भी समझा सकता है और कंसेप्ट समझाने में यकीन मानो 15 घंटे नहीं लगते हैं। 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कंसेप्ट को समझाया जा सकता है। लेकिन जो घंटों घंटों का आप मैराथन देखते हो, जो आप सोचते हो कि
भाई हम क्या, देखो स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि क्या ये कंप्लीट है, हम इसको देख लें तो हमारे हो जाएगा। नहीं भैया, आप एक सॉफ्टवेयर नहीं है, आप अपने सर पे पेन ड्राइव नहीं लगा रहे कि आप 15 घंटे का मैराथन का डेटा डाउनलोड कर लेंगे और वही कंप्लीट है, उससे आप समझदार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ ऐसी चलती नहीं है। आप जब तक खुद से घर पे बैठ के अकेले अभ्यास नहीं करेंगे, जब आपके चारों ओर कोई ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तब तक आपको छोटी से छोटी चीज भी समझ में नहीं आएगी। हम यहाँ पे वीडियो के द्वारा आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट्स को कैसे आप अपने दिमाग में अटाए रखते हैं और कैसे उनका यूज करते हैं एग्जाम में, ये केवल और केवल आप पे और आपकी मेहनत और आपकी अकेले बैठ के जो प्रैक्टिस की हुई है उस पर निर्भर करता है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको अभ्यास अकेले करने से बचा दे, कोई ऐसा वीडियो नहीं है, वो भैया आपको करना पड़ेगा। और यही डिफरेंस होता है एक जेआरएफ कर लेने वाले के बीच और एक जेआरएफ ना कर पाने वाले के बीच। अगर आप नंबर्स में भी इनका डिफरेंस देखो, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से चंद हजार जेआरएफ बनते हैं। ये कौन है जेआरएफ करने वाले जो ये सोचते हैं कि क्या ये 15 घंटे के वीडियो से मेरा नेट निकल आएगा? क्या ये जेआरएफ करने वाले वो लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, अब होएगा जेआरएफ, अब करेंगे ये, अब देख लो ये वीडियो 15 घंटे का, क्या ये वो लोग हैं? नहीं भाई, ये वो लोग नहीं है। ये बहुत शाणे और समझदार लोग हैं, इनको पता है कि अकेले बैठ के सबसे कनेक्शन काट के मुझे प्रैक्टिस करनी है और तब तक करनी है जब तक मेरे गलतियां होना खत्म ना हो जाए। तो मैं भी आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आपको एक काले जो एक कहते हैं ना कि एक डार्क सीक्रेट जो कि सबको नहीं पता है और कोई बताता भी नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप तैयार नहीं हैं अकेले बैठ के मेहनत करने के लिए, अगर आप तैयार नहीं हैं कंसेप्ट्स को डीप से समझने के लिए, अगर आप सोचते हैं कोई फॉर्मूला होगा करने का, ये फॉर्मूला हम रट लें और यही सवाल आएगा, इस फॉर्मूले को हम रख देंगे, हमारा सवाल हो जाएगा, जब तक आप इस सोच को लेकर के चल रहे हैं तब तक मंजिल बहुत दूर है। आपको पूरा बेस से चीजों को समझना पड़ेगा और यकीन मानो बेस को समझ जाओगे, मास्टर बन जाओगे उस चीजों को। फॉर्मूला पढ़ोगे, शॉर्टकट पढ़ोगे और सोचोगे मैं किताबें पढ़ता जाऊं, आ ही जाएगा, पढ़ूंगा किताबें, तो फिर उलझते चले जाओगे और कंफ्यूजन में जाते चले जाओगे। सो गाइस, आई होप कि मेरा मैसेज जो है आप लोग को मिल गया और आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट्स को अच्छा करना है और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें भी कोशिश करता हूँ कंसेप्ट्स आपको बताऊँ, ये ना करूँ कि हाँ भाई आओ मैं आपको आज 100 क्वेश्चन कराऊंगा या मैं आपको 50। भाई क्वेश्चन आप 100 करो, 200 करो, 500 करो, लेकिन वो क्वेश्चन करने अकेले होते हैं, आपको मैं नहीं करा सकता हूँ। आजकल मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि बहुत बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और सामने कैमरा ऑन करके वो लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं कि आओ तुम भी मेरे साथ पढ़ो करके। तो भाई ये बताओ कि जो आदमी अकेले नहीं पढ़ पा रहा, उसको पढ़ने के लिए भी यूट्यूब की किसी की लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डेडिकेशन है। डेडिकेशन की कमी ही एक तरीके से हो सकती है, या मुझे नहीं पता क्या रीजन है कि लोगों को पढ़ते हुए यूट्यूब पे स्ट्रीम पे देखते हैं तब उनको मन करता है पढ़ने का। आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना है, सारी चीजों से बाहर निकलना है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर आपको अकेले ही बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है ना। कोई किताब या कोई भी आप मटेरियल ले सकते हो जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हो, पहले खुद से करो, नहीं समझ में एक्सप्लेनेशन देखो एंड सो ऑन, टाइमर वगैरह लगाओ, लेकिन वो काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। ये एक डार्क ट्रूथ है या ये एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है। सो गाइस, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है सेक्शन वाइज, इसको जरूर से देख लेना, फ्री में भी काफी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और ये व्हाट्सएप लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आप चैट कर सकते हो और डेमो मटेरियल भी ले सकते हो कोर्स का, पेपर 1 के या फिर टेस्ट सीरीज का। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।